खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से मुखातिब हुए। इस अवसर पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला ये जनादेश पीएम मोदी के किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरी इंडिया अलायंस के आंकड़ों को भी मिला दें तो वो भी बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। ये चुनाव ऐतिहासिक होने के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड विजन 25 की दिशा में आगे बढ़ने का जनादेश है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देवभूमि के समस्त मतदाताओं का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। भाजपा संगठन मातृशक्ति युवाओं, बुजुर्गों, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों, किसानों, श्रमिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों को उनके अमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करती है। ये जनादेश 140 करोड़ भारतवासियों एवं 1 करोड़ 25 लाख उत्तराखंड वासियों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। ये जनादेश बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एवं भाजपा देश की जनता का दिल जीतने में सफल रही है। पीएम मोदी आगामी 8 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और एनडीए अलायंस के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इसी को लेकर एचएनएन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी बहुत अथक प्रयास रहा। 5 सीटें उत्तराखंड से और 4 सीटें हिमाचल से, क्योंकि उत्तराखंड का पूरा संगठन हिमाचल में मौजूद रहा। क्या कहेंगे? देखिए, देवभूमि चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, वहाँ की जनता ने मोदी जी के प्रति जो स्नेह रखा था और दोनों स्थलों विकास ही प्रमुख मुद्दे रहे। हिमाचल के अंदर भी वहाँ के जो पर्यटन विकास के लिए, इसी प्रकार से उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए मोदी जी का जो योगदान है वो यहाँ की जनता उसको भी भूल नहीं सकती है। और मैं कह सकता हूँ कि 5 लोकसभा, जो हम शुरू से ही कह रहे थे कि 5 लोकसभा के अंदर हम अच्छे मतों से विजयी होंगे। और मुझे बताते खुशी है कि हमारे जो 3 पुराने सांसद हैं, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 2 बार सांसद, जो नए हैं दोनों हमारे हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा के सांसद थे, वो भी 2.25 लाख के वोटों के लगभग अंतर से जीते हैं। तो एक अच्छा जनादेश इसमें कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और हमने तो कहा ही था कि 5 कमल की माला हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट करेंगे, उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई है। विपक्ष सोच रहा था कि पौड़ी और हरिद्वार सीट पे लग रहा है कि विपक्ष को जीत हासिल होगी, बहुत दावे हो रहे थे, लेकिन वहाँ भी स्वीप हो गया पूरा। नहीं, केवल जब नकारात्मक राजनीति का जब माहौल बनता है और बिना मुद्दे के कोई विपक्षी दल चुनाव में के क्षेत्र में जाता है तो उसका हर्ष ऐसे होता है। केवल हर विषय का विरोध करना है, महिला आरक्षण का विरोध करना है, यूसीसी का विरोध करना है, नकल अध्यादेश का विरोध करना है, हर विषय को नकारात्मक दृष्टिकोण से जब जनता के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा और जो जनता के हित में हो तो जनता को जवाब दे दी। कांग्रेस को करारा जवाब दिया है जनता। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, सारे सांसद जो है जीते हुए निर्वाचित वो पहुंच चुके हैं। सीएम के क्या कुछ वहाँ पे कार्यक्रम रहने वाले हैं, कब तक रहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और सभी हमारे राज्यसभा लोकसभा के सांसद कल सेंट्रल हॉल में हमारी संसदीय दल की बैठक है और विधिवत रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास वो पत्र जाएगा और पुनः 8 तारीख की सूचना मिल रही है, प्रधानमंत्री जी पुनः देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक उत्साह का वातावरण पूरे देश के अंदर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रांतों के, अब तो लगभग उत्तर से दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में हो गई है। भारत स्थान पर हमारा एक आधार है और हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और परसों हम झूमेंगे, नाचेंगे। आप भी आज के रवाना होने वाले हैं? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, मैं राज्यसभा सांसद होने के नाते भी कल की उस महत्वपूर्ण बैठक में रहूँगा। उत्तराखंड का संगठन बीजेपी का देश में सबसे मजबूत संगठन है और लगातार आपने 5 सीटें फिर जीत कर आए हैं और मोदी जी ने मंच से इस बात को कहा है
उत्तराखंड का भी नाम लिया है, कितना उत्साहित है और कितना अच्छा लगता है ये सुनकर। मैं देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभारी हूँ। वैसे तो उत्तराखंड के हर जनमानस के हृदय में मोदी जी वास करते हैं, लेकिन परसों जब उनका उद्बोधन था कि किसी प्रकार की कमी इन राज्यों के लिए होने नहीं दी जाएगी, ये इस राज्य के विकास के चौमुखी के विकास के लिए एक नया रास्ता हमारा खुला है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का जो संगठन है, आज प्रत्येक बूथ स्तर का हमारा संगठन, हर कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता उड़ीसा में गए तो वहाँ भी सरकार बनी, हमारे कार्यकर्ता दिल्ली गए तो वहाँ भी हमारे सारे लोकसभा की सारे सीट हम लोग जीते हैं, हमारे कार्यकर्ता हिमाचल गए, हिमाचल के अंदर भी हम सब लोकसभा जीते हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड कार्यकर्ता ने अपने परिश्रम के साथ समय दिया है, उन सब स्थानों भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। और ये एक मजबूत संगठन और कार्यकर्ता निर्माण का एक बहुत बड़ा जो हमारे राज्य के अंदर एक प्रभाव है, उसका एक रिजल्ट हमको देखने को मिला है। जी 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई सरकार आ रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। हाँ, निश्चित रूप से 1962 के बाद पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का क्रम बढ़ा है, और ये हम सबके लिए सुखद की बात है और देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। देश के अंदर अस्थिरता का जो वातावरण रहता था वो दूर हुआ, स्थिर सरकारों का चलन प्रारंभ हुआ है। और आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत की एक प्रतिभा खड़ी के रूप में मोदी जी खड़े हुए हैं। और भारत के विकास में मोदी जी का जो योगदान है वो आगामी दिनों में और हमको व्यापक स्वरूप में दिखाई देगा। अंतिम प्रश्न मेरा, विपक्ष लगातार इंडिया अलायंस जो है पूरी कोशिश करता रहा कि किसी तरह से सरकार बन जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। संभव ही नहीं था। ये ठीक है कि हम उन कारणों की समीक्षा करेंगे जैसा हम अपेक्षा करते थे। खासतौर उत्तर प्रदेश या अनेकों राज्यों के अंदर जो हमको लगता था कि भाई हमारी सीटें इस रूप में बढ़ेंगी, उसमें कुछ कमी आई है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन हम तो वो दल है, जीतने पे भी समीक्षा करते हैं, हारने में भी समीक्षा करते हैं। भविष्य के लिए राह और आसान बने उसके लिए सब प्रकार की बैठकें भविष्य के दिनों में होंगी, समीक्षा बैठकें होंगी। हम भी उत्तराखंड के अंदर मैं हर बूथ तक की समीक्षा के लिए हमने अपने एक टीम हम तैयार कर रहे हैं, जो प्रत्येक स्थानों पर जाकर किन क्या क्या ऐसे कारण रहे, अगर कुछ स्थान कुछ विधानसभा में 100% रिजल्ट नहीं ले पाए तो उसकी समीक्षा निश्चित से होगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 1962 के बाद तीसरी बार कोई सरकार आ रही है और प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनने वाले हैं, समूचा भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसको लेकर बेहद उत्साहित है और खुश है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह। हल्द्वानी में आज कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जनता ने एनडीए की सरकार को नकारा है, इससे साफ होता है कि बीजेपी के सभी कारनामों को जनता जान चुकी है, जो कि आज अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन मांग रही है। सुमित हृदयेश ने कहा कि नैनीताल सीट से कांग्रेस की हार हुई, लेकिन जिस प्रकार से पूरे एनडीए का सफाया होता दिखाई दे रहा है, इसको हम अपनी हार नहीं मानते। हार के कई सबसे पहला कारण अगर मैं बताऊं तो पहले चरण में जो यहाँ चुनाव हुआ तब तक जनता भी नहीं समझी थी, हम भी नहीं समझे थे और भाजपा भी नहीं समझी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो, बल्कि मैं सही बात बताऊं तो उतनी मेहनत भी नहीं करी इस चुनाव में, हमने नहीं देखी। हमने उनके संगठन को मेहनत करते हुए देखा है, तो वो मुतमईन थे। कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत करी जमीनी स्तर पे। मैं कह सकता हूँ हल्द्वानी विधानसभा में 183 के 183 बूथ में डोर टू डोर कैंपेन हुई है। इतना मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं रही। अब परिणाम देखिए जनता के हाथ में था। यही चुनाव तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण में होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 सांसद कांग्रेस के लगता है। सबसे करारी हार नहीं हुई है। आप वोटों को भी तो देखिए ना, सबसे ज्यादा वोट कहाँ थे। आप वोट परसेंटेज देखिए, आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो हम दूसरे तीसरे नंबर पर आए। तो सबसे करारी हार इसको नहीं कह सकते। सवाल गलत है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाता। हार का अंतर बहुत बड़ा है। हार का अंतर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप 7 लाख वोट एक जगह कहीं पड़े हों और कहीं 12.5 लाख वोट पड़े हो, तो आप उसके परसेंटेज को देखेंगे, ना कि कितने वोट का डिफरेंस। बीते साल उत्तराखंड में डेंगू का जबरदस्त प्रकोप रहा और अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा रहा।
वहीं इस बार भी संभावनाएं बन रही हैं कि डेंगू के चलते जनता को समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में नगर निगम को नियमित रूप से अलग अलग वार्डों में फॉगिंग और नालों की सफाई करनी चाहिए, लेकिन वैसा धरातल पर होता दिखाई नहीं देता। देहरादून के रिस्पना नदी से सटे हुए रिस्पना नगर के लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में साफ सफाई का बेहद अभाव है और नगर निगम की ओर से फॉगिंग भी नहीं की जा रही है। वहीं एचएनएन ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिस्पना इलाके का जायजा लिया और साफ सफाई को लेकर जनता से बातचीत की। डेंगू का समय एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा छिड़काव तो किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, लेकिन नियमित रूप से फॉगिंग नहीं हो रही है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये रिस्पना बस्ती में इस समय हम खड़े हैं। ये ऐसी बस्ती है जहां पर सर्वाधिक संख्या में डेंगू के मरीज डेंगू की चपेट में आए थे। अस्पताल मरीजों से पट गए थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये डेंगू का फिर से समय नज़दीक आ गया है। क्या छिड़काव करने आते हैं? नहीं आता सर, यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे कोई नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप ये नाली देखिएगा, आप नाली देखिएगा, यहाँ पे कब आ रहे हैं, कौन छिड़काव कर रहा है? पूरी गर्मी होगी, मच्छर डेंगू फैल रहा है, कौन करेगा यहाँ पे, ये बताइए आप। पिछले साल भी सबसे ज़्यादा मरीज थे यहाँ से। पिछले साल में 300 से कुछ मरीज यहाँ पे से निकले थे। अभी भी कम से कम 120 मरीज निकल चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बताइए मेरे को, ये नाली का क्या प्रभाव हो रहा है? नाली हिमांशु मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए, साफ सफाई की अगर बात करें तो इन्हीं नालियों में डेंगू के लार्वा पनपते हैं और ऐसे में इन नालियों की साफ सफाई रखना कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो धरातल पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया आप बताइए, पिछले साल यहाँ पर रिकॉर्ड मरीज दर्ज हुए थे डेंगू के। इस बार क्या लग रहा है कि नगर निगम कुछ कर रहा है, फॉगिंग वगैरह? सर अभी तक तो मैं यहाँ पे, मेरे को 7 महीने हो गए, 7 महीने से मेरे को लग नहीं रही यहाँ पे कोई साफ सफाई का कोई काम करते हैं। वैसे आते हैं, ऊपर से करके चले जाते हैं। तो ऐसे में तो देखो होएगा ही, डेंगू का आएगा ही। जब सफाई नहीं होएगी तो डेंगू तो ऑटोमेटिक फैलेगा ही। नालियों की सफाई नहीं हो रही है। अगर नाली की सफाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा फिर? वो तो जो पनपेंगे, जो आपके जो मच्छर पनपेंगे तो यहीं पनपेंगे, इसी में पनपेंगे, तो इसी से मरीज तो बढ़ेगा ही। फिर यहाँ पे मैंने अभी तक मेरे को जहाँ तक मेरे को यहाँ पे 7-8 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने से मैंने यहाँ पे देखा नहीं नगर निगम को अच्छी तरीके से काम करते हुए। अभी आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? मैं तो ये डेंगू मच्छर आ गए, काट के नाश कर दिया भाई। तकरीबन 250 पहले थे, अब से 120 हैं। 120 से 125 माले तकरीबन सफाई के लिए आते हैं लोग नगर निगम से। सफाई के लिए आते हैं, नाली की सफाई नहीं करते। खाली नाली की सफाई नहीं हो पाती। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। राजीव नगर की बस्ती है। हिमांशु पीछे की तरफ दिखाइए, ये पूरी राजीव नगर से सटी हुई रिस्पना बस्ती है। ये रिस्पना बस्ती है और आगे की तरफ चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। डेंगू के मरीज पिछले बार यहाँ से बहुत ज़्यादा अस्पतालों में एडमिट हुए थे। इस समय साफ सफाई की क्या स्थिति है? ये नालियों की क्या सफाई हो रही, क्योंकि लावा इसी में पनपता है डेंगू का? अब तो साफ सफाई फिर भी सही है, सही है। आ रहे हैं लोग? अब तो साफ सफाई है बढ़िया से पहले से। अब डेंगू इतना नहीं है, ज़्यादा नहीं है। छिड़काव करने क्या रोज आ रहे हैं? रोज आ रहे हैं यहाँ पे, 2-3 दिन में आते हैं। तो नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है और यहाँ पर ये पूरा आबादी, घनी आबादी पीछे की तरफ रहती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। हाँ भाई साहब, ये डेंगू फिर से दस्तक दे रहा है। साफ सफाई की क्या स्थिति है? निगम की तरफ से कोई आता है सफाई वफाई करने? आता तो है सर, बीच में आते हैं। नालियाँ काफ़ी गंदी हैं यहाँ पे। कल या परसों शायद आए थे साफ करने के लिए, उसके बाद का पता नहीं सर। नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही रोजाना? 2-1 दिन में आते हैं शायद। तो नियमित रूप से साफ सफाई का यहाँ पर अभाव है। कुछ और लोगों की से बात करेंगे। हिमांशु, थोड़ा आप आगे की तरफ चलें और आगे के तस्वीरें आप अपने कैमरे में दर्ज कीजिए और कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं हम। हाँ भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ, आप यहीं रहती मैम? एक सेकंड इधर आ जाइए। चलिए आगे चलते हैं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ रिस्पना बस्ती में? डेंगू फिर से पनप रहा है। भाई साफ सफाई तो ठीक है, मगर समय से नहीं होती है। नालियाँ काफ़ी गंदी है यहाँ पे। ये शिकायत भी करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। हिमांशु, थोड़ा आगे की तरफ तस्वीर दिखाइए। ये पिछली बार भी हमने ग्राउंड जीरो पे रियलिटी चेकअप किया था।
रिस्पना बस्ती के साथ साथ अन्य जगहों पर भी ये रियलिटी चेकअप हमारा था और काफ़ी खामियां पाई गई थी बहुत सारे क्षेत्रों में। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, 2-4 और लोगों से बात करेंगे कि क्या है यहाँ पर साफ सफाई की स्थिति। हाँ भाई साहब, साफ सफाई की क्या स्थिति है? डेंगू फिर से आ रहा है, सफाई होती है? होती है। नालियाँ काफ़ी गंदी हैं यहाँ पे। सफाई तो होती है। सफाई रोज हो रही है क्या? सफाई तो होती है रोज, पर लोग ऐसे गंदी कर देते हैं। फिर भी लोग ऐसे गंदी कर देते हैं। फॉगिंग वगैरह हो रही है? फॉगिंग तो नहीं हो रही है। फॉगिंग नहीं हो रही है, जो फॉगिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और इस हिसाब से जो है, नमस्कार भाई साहब, ये बताइए कि डेंगू फिर से दस्तक दे रहा है, ऐसे में क्या फॉगिंग वगैरह साफ सफाई वगैरह हो रही है नियमित रूप से? देखिए, साफ सफाई हो रही है। नगर निगम की जहाँ तक बात करें तो हम 100 वार्ड हमारे हैं और सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बेहद संवेदनशील है। अब विपक्ष को तो कुछ मिला नहीं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा जनता ने पूर्ण बहुमत से हमें जिता के भेजा, तो विपक्ष अब डेंगू पे रोना, साफ सफाई पे रोना करेगा ही करेगा। अगर आप बात करते हैं तो जिलाधिकारी हमारी देहरादून सोनिका जी, रोज फॉगिंग हो रही है? पूरी तरीके से फॉगिंग हो रही है। आप देखिए नालियों में कितने बजे आते हैं? देखिए, नगर निगम के नगर आयुक्त साहब गोयल साहब का कहना है इसमें कि सुबह की 3 पीरियड में हम लोग करा रहे हैं। पहले प्रथम सुबह 7 बजे से और द्वितीय 2 बजे के बाद, और रात्रि 10 बजे तक कूड़ा उठान फॉगिंग नियमित रूप से हो रही है। हाँ नमस्कार जी, आप यहीं रहते हैं? साफ सफाई की क्या स्थिति है? डेंगू फिर से आ रहा है ना। साफ सफाई तो होती है। हमारे इधर के जो माननीय पार्षद है विनोद नेगी जी, वो यानी सुचारू रूप से यानी के कार्य को करवाते हैं विगत वर्ष के पार्षद के मुकाबले। चलिए आगे की तरफ कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है। जरा हिमांशु, नालियों की तरफ दिखाइएगा। ये रिस्पना बस्ती ठीक रिस्पना नदी से सटी हुई है। हिमांशु, थोड़ा इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। हालांकि राजनीति करने वाले नेताजी ने कहा कि साफ सफाई होती है। इधर देखिए, इधर कितने मच्छर तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। मच्छर ही मच्छर है, मच्छर ही मच्छर है, लेकिन स्थितियां जो हैं नहीं सुधर रही हैं। और इन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ भाई साहब सुनो, साफ सफाई की क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है जी। साफ सफाई की क्या स्थिति है? सब सब बढ़िया है। छिड़काव विड़काव होता है रोज? हाँ, सरकार का रोज होता है। अच्छा जी, चलिए। क्या स्थिति है भैया? ये डेंगू हर साल फैलता है यहाँ पे, यहाँ साफ सफाई की क्या स्थिति है? सफाई पे होता है। छिड़काव वगैरह कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं धुएं वाला? धुएं वाले करता है कभी कभी, रोज नहीं आ रहे? रोज नहीं आ रहे। कोई भी नहीं आता है? देख सुन करके चले जाता है सर इधर से। हाँ नहीं, कोई नहीं, कहाँ देखिए अपना नजर से साफ सफाई। पीछे एक बीजेपी के नेता थे, वो कहते कि 2-3 टाइम सफाई हो रही है। वो सिर्फ वो बिल्कुल डालो मार रहा, वो कुछ नहीं है। वो डालो दिखाता सब आदमी अभी। तो यहाँ तो मच्छर बहुत रहते हैं। और मच्छर इतना की दवाई भी नहीं डाला है गली कोंडे में सारे। साफ सफाई नहीं हो रही है? हम तो अभी आए हैं, मालूम नहीं है हमको। चलिए, अब ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि सफाई की स्थिति ठीक नहीं है। क्या है साफ सफाई की स्थिति यहाँ पर? साफ सफाई का स्थिति देखिए नज़र में है, मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। मच्छर ही मच्छर है, मच्छर ही मच्छर है। इधर पीछे एक नेताजी थे, वो तो कह रहे थे बीजेपी के थे कि बहुत साफ सफाई होती है, 3 टाइम होती है। होता है, फिर भी गंदगी हो जाता है। नहीं, साफ सफाई तो करता है, लेकिन फिर धुएं वाली फॉगिंग हो रही है? नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है। देखिए, राजनीति चमकाने के लिए ठीक है, आप राजनीति कीजिए और अपने लोगों को प्रभाव में लीजिए, क्योंकि नेताजी के अगल बगल जो लोग खड़े थे वो मारे डर के या फिर किस वजह से वो सच्चाई बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि डेंगू अपने चरम पर फिर आ रहा है। ऐसे में साफ़ सफाई की स्थिति रिस्पना बस्ती में अभी उस स्तर की नहीं है जैसा कि उसे नियमानुसार होना चाहिए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश तथा हरिद्वार में किए जा रहे ऑफलाइन पंजीकरण में प्रतिदिन होने वाले पंजीकरण की संख्या अब 2000 यात्री प्रतिदिन कर दी गई है। हालांकि हरिद्वार और ऋषिकेश में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए 2000 पंजीकरण भी नाकाफी हैं। फिलहाल ऋषिकेश में करीब 2500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का बैकलॉग बना हुआ है। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रचार प्रसार के जरिए देशवासियों को आमंत्रित किया है, जिसकी वजह से यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से पंजीकरण बंद कर दिया जा रहा है, जिससे यात्रा में व्यवधान हो रहा है और तीर्थयात्री
परेशान हो रहे हैं। को हमें 1500 प्लस स्लॉट दिया गया है हर धाम का, यानी चारों धाम में 6000। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 आदमी भी अगर एक धाम का चारों धाम का पंजीकरण करता है तो हमारा 4000 खत्म हो जाता है। और कल भी 1500 मिला है, आज थोड़ी सी 500 की क्षमता ज्यादा बढ़ाई गई है, तो 500 भी अब हो गया है। केवल बद्रीनाथ और एक चीज बची हुई है, क्योंकि 4 धाम में अगर एक की संख्या ज्यादा हो जाती तो वो ब्लॉक होने लगता है, 4 धाम नहीं हो पाता है। सीएम साहब का विजिट हुआ है, लोगों की समस्याएं बताई गई हैं कि हमारा जो ऑफलाइन मैनुअल होता था उसको भी किया जाए, और अगर हमारा ये है तो वो 5000 प्रति धाम का हमें स्लॉट दिया जाए। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मसूरी का मौसम सुहावना बना हुआ है। ऐसे में मसूरी में स्थित पर्यटक स्थल पर इन दिनों पर्यटकों से स्थल गुलजार है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन में लगे रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां आ रहे हैं। साथ ही यहां पर बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं। कंपनी गार्डन में कई तरह के फूल लगाए गए हैं। मसूरी आके बहुत अच्छा वेदर लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम लोग 44 डिग्री टेम्परेचर से निकल के इधर आए हैं, तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि हम लोग 44 डिग्री टेम्परेचर से निकल के आए हैं। वहाँ एसी भी नियर अबाउट लास्ट स्टेज पे चल रही है, तो यहाँ आके बिना फ़ैन बिना एसी के और ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। जैसे कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी मसूरी, उसका वेदर, उसका एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक लगी आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मसूरी में तो काफ़ी अच्छा वेदर है, मतलब गुड़गांव की गर्मी के कंपैरिजन में यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग वेदर है। वहाँ बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है और लास्ट कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे घूमने आए, क्योंकि वेदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और आप देख भी सकते हैं अभी भी वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो हाँ काफ़ी रिलैक्सिंग है। लोहाघाट नगर में लोहावती नदी से हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने जल संस्थान और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। इसी को लेकर रामलीला मैदान में नगर के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवी वर्ग ने बैठक की, जिसमें सभी ने नगर में हो रही दूषित पेयजल की आपूर्ति और पेयजल की किल्लत को लेकर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया है कि शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर 7 जून को लोहाघाट में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही नगर की स्थायी पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की भी मांग उठी और लोहाघाट संघर्ष समिति का गठन हुआ है। नगर के गणमान्य लोग और निवर्तमान शासकों के साथ एक यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोहाघाट नगर में जो पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और बहुत सारे बच्चों को पीलिया हो रहा है। आज हमारी बच्ची थी, बड़ी होनहार बच्ची थी, आने वाले कर्णधार थी भविष्य की हमारे देश की, तो उसकी मृत्यु पीलिया की हो चुकी है। जो ये गंदा पानी है, गंदा पानी पीने से, और इतनी होशियार बच्ची थी कि वो अभी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आई हुई थी प्रदेश में। तो यही निर्णय लिया गया है कि आप सर्वसम्मति से कि 7 तारीख को हम सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे SDM कोर्ट जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विशाल जुलूस के रूप में नगर पालिका बरात घर से होते हुए SDM कोर्ट तक जाएंगे। और मैं अनुरोध करता हूं कि समस्त माताओं बहनों से और क्षेत्रीय जनता से कि अधिक से अधिक संख्या आकर रैली को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो लोहाघाट नगर की वर्षों से पेयजल की दिक्कत बनी हुई है, एक मात्र इसका समाधान सरयू पेयजल लिफ्ट जब तक नहीं बनती है तब तक समाधान संभव होना मुश्किल है, नहीं तो लोहाघाट नगर के लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। बैठक में तय हुआ है कि आम जनमानस को साथ देते हुए लोहाघाट के नगर को स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए हम एक रणनीति के तहत सभी को साथ लेकर इस लोहाघाट के विकास की लड़ाई करेंगे। इसे तो माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वह घोषणा अमली जामा पहनाई जाए, उसको धरातल पे हम लोग ला सकें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया गया है और आगे भी अन्य प्रयास भी हमारे तरफ से किए गए।
लोगों ने तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः इस पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, जिसके लिए 5-7 दिन में हम लोग एक शिष्टमंडल के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो डीपीआर इनके द्वारा जो डीपीआर की घोषणा की थी उसका पैसा भी अवमुक्त कराना है, क्योंकि कल आचार संहिता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो पैसा डीपीआर के पैसा रिलीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी से